तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अगर आज के टाइम में कोई आपसे कहे कि कहीं कोई भूत दिखाई देता है या फिर मैंने भूत को देखा है, तो ऐसे हाल में आप यही कहेंगे कि हो सकता है आपके मन का वहम हो या फिर आप कपोल कल्पनाएं या फिर अंधविश्वास फैला रहे हैं। साथ ही अगर कुछ और चीज़ें आदमी कहे कि इस जगह पे ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फिर लोग उसको साइंस का रूप देने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से ये घटना हुई, लोग इसमें पाखंड फैला रहे हैं, इसमें झूठ बोल रहे हैं। एक बार अगर कुछ हो तो आदमी कह सकता है कि आप सोच रहे थे इस वजह से डर गए, लेकिन कोई चीज़ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीनों तक हो तो फिर आप कैसे मानेंगे। अगर कोई किसी शख्स को देखने का दावा करे और फिर ये कहे कि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार देखा, मैंने महीनों तक देखा, और उसी बात को प्रूफ करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की कम से कम एक सेना आ जाए, सैकड़ों लोग आ जाएं और सभी लोग कहें कि मैंने देखा, और उसके बाद पता चले कि वो शख्स तो मर चुका था, तो फिर क्या कहेंगे आप। ऐसी एक कहानी हो सकता है आपने सुनी भी हो। कहानी राजस्थान की थी। राजस्थान के भरतपुर में एक फैक्ट्री में एक शख्स काम करने आता था। कोरोना काल में फैक्ट्री बंद हुई। कुछ टाइम तक फैक्ट्री वालों ने पैसे वैसे दिए, लेकिन जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर पैसे कहाँ से देते हैं। खैर, कोरोना काल बीता, उसके बाद तमाम मज़दूर वापस आए। उन्हीं में से वो शख्स भी वापस आया। वापस आने के बाद उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था। कभी वो 1-2 बार ओवर टाइम करता, न खाना खाता, न ही लंच लाता। लोग उसे सोते हुए भी नहीं देखते। एक बार ऐसा भी हुआ था कि जो फैक्ट्री का चौकीदार था वो देख के डर भी गया था। ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी, फिर भी फैक्ट्री वालों से क्या मतलब था। उन्हें लगा कि भाई काम करने आता है, हो सकता है कि कोरोना काल में कुछ फैमिली में दिक्कत हुई, उस वजह से टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। एक बार मैनेजर ने पूछा भी था कि भाई तुम सोते क्यों नहीं हो, तो उस आदमी ने फिर कहा भी था कि मुझे अब नींद कहाँ। लगातार 1 महीने तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। चलते चलते 1 महीना बीता। फिर ये हुआ कि अब पगार लेनी है। अब पगार लेने की जब बारी आई, अब हर वर्कर जिसकी तबीयत भी ख़राब थी तो पगार के नाम पे वो पहले आके खड़ा हो कि भाई पैसे मिल जाए। जिसने ओवर टाइम किया था 1-2 बार, वो भी एकदम मुस्तैदी से तैनात की एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। लेकिन ये शख्स गायब था। अब ये गायब हुआ तो तमाम लोग हैरान कि भाई वो सैलरी लेने क्यों नहीं आया। 1-2 दिन तक इंतज़ार किया गया, लेकिन जब वो नहीं आया तो फिर जो मालिक थे, जो कि बड़े खुददार किस्म के थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वो नहीं आ रहा तो उसके घर पे जाके उसकी सैलरी पहुंचा दो और साथ ही पता कर लो कि क्या दिक्कत है। क्योंकि 1-2 दिन पहले तक वो बंदा हट्टा कट्टा और ओवर टाइम भी करे, तो फिर ऐसे कैसे। जब मैनेजर जाता है सैलरी घर पे देने, पत्नी से कहता है कि उनको बुलाइए। अब ये बात जब पत्नी सुनती है तो पत्नी मुँह देखती है। इसके बाद फिर मैनेजर साहब कहते हैं कि भाई बुला दीजिए, सैलरी देनी है। वो आदमी जब ये लाइन बोलता है तो पत्नी कहती है कि किस बात की सैलरी। तब ये बताता है कि महीनों तक काम किया। तो फिर इस पे पत्नी कहती है कि वो काम कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैनेजर ने पूछा क्यों। तब पत्नी ने बताया कि 3 महीने पहले उनकी मौत हो गई। अब ये लाइन जब मैनेजर सुनता है और मैनेजर समेत इस बारे में जानकारी फैक्ट्री के मालिक और तमाम वर्करों तक होती है, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि पिछले 1 महीने से वो शख्स उनके बीच काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सब ने देखा था। और फिर जब पता किया और थोड़ी सी तफ्तीश हुई, तब पता चला कि जो शख्स था वो पैसे कमाना चाहता था मरने के बाद भी। क्योंकि मरने के बाद उसकी पत्नी रोते हुए रोज़ कहती थी कि तुम्हारे पापा, अपने बच्चों से कहती थी कि तुम्हारे पापा ऐसे टाइम पे छोड़ के गए कि एक पैसे नहीं है। अगर 40-50 हज़ार रुपये होते तो हम एक दुकान खोल लेते हैं। और यही बात उस शख्स की आत्मा मरने के बाद भी सुन रही थी, और वहीं से वो आत्मा फिर फैक्ट्री में काम करने गई। ये खबर तमाम सोशल मीडिया समेत बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे चली। लेकिन वहीं टाइम पे जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, एक दूसरी घटना ऐसी हुई थी जिसने वास्तव में मेडिकल साइंस को हिला के रख दिया था। क्योंकि जहाँ पे इस घटना पे मुहर लगाने वाले फैक्ट्री के मज़दूर थे, एक मैनेजर था और साथ ही एक फैक्ट्री का मालिक था, वहीं दूसरी घटना पे जिसने मुहर लगाया वो एक पढ़ा लिखा शख्स था, एक डिग्री होल्डर जो मेडिकल साइंस में अपना नाम कर रहा था, उसने लगाया। और उस जैसे तमाम लोगों ने लगाया। और कहानी भी कहीं बाहर की नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर से महज 22 किलोमीटर दूर की है।
तो पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। जौनपुर से 22 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है एक गांव में। कोरोना काल का टाइम चल रहा था। 2 डॉक्टर्स अपने स्टाफ के साथ तमाम मरीजों को देख रहे थे। नामी गिरामी हॉस्पिटल था, इस वजह से दूर दूर से भी उस हॉस्पिटल में आ रहे थे। रात के लगभग 9 बजे होंगे। दोनों डॉक्टर अपने अपने केबिन में बैठे। एक रूटीन था कि 9 साढ़े 9 के बीच एक चक्कर लगाना है, मरीजों से हालचाल पूछना है कि भाई कैसे हो, क्या हो। डॉक्टर्स लगभग 9:15 पे मरीजों के पास जाने लगते हैं। जाने के दौरान जैसे वो लोग दरवाजे पे पहुंचते हैं, अचानक से उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद लगभग वो लोग बदहवास। कुछ सेकंडों के लिए कि मानो वो लोग फ्रीज हो गए थे, ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके। एक टक मरीजों की तरफ देख रहे हैं, आपस में कुछ देर बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों पसीने से तर, मानो काटो तो खून नहीं, चेहरा एकदम सफ़ेद, मानो उन्होंने अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखी थी जिसकी कल्पना उन्होंने की ही नहीं थी। इसके बाद 1-2 सेकंड बाद वो लोग पहले तो वहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ देर सोचते विचारते हैं, फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद मरीजों से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आए थे। तमाम मरीज एक लाइन बोलते हैं कि हाँ, रोज़ की तरह डॉक्टर साहब आए थे। इतना सुनने के बाद ये लोग बदहवास, कुछ कह नहीं पाते, बस चुपचाप मरीजों की फ़ाइल वगैरह फिर से देखते हैं, मरीजों से हालचाल लेते हैं। मैनेजर और जो मरीज़ थे वो भी हैरान थे कि भाई अभी डॉक्टर साहब हालचाल लेके गए तो ये दोनों उनके जूनियर क्यों हालचाल ले रहे हैं। आधे एक घंटे तक तमाम लोगों को चेक करने के बाद, उनसे हालचाल लेने के बाद ये लोग अपने अपने केबिन में आते हैं, खामोश, एक दूसरे से पूछें क्या, कहें क्या। जो देखा उस पर यकीन नहीं। उसके बाद फिर दूसरे दिन देखा सेम चीज़। लगातार ये चीज़ें जब होने लगी, जब ये लोग देखने जाते मरीजों को, तो उससे पहले इन्हें नज़र आता कि जो इनके सीनियर डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं मरीजों को। ये देखते ही ये लोग घबरा जाते हैं, फिर परेशान होते, फिर हिम्मत जुटा के जाते देखते। लेकिन एक डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर को देख के क्यों डर रहा था और पूरी कहानी क्या है, तो यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले इसी इलाके में एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। उनका नाम था डॉक्टर जयदेव। जयदेव बचपन से ही समाज सेवा के प्रति बड़े जागरूक। उनकी एक इच्छा थी कि एक ऐसी चीज़ करें कुछ जिससे तमाम लोगों का भला हो, गरीबों के साथ साथ अमीरों का भी भला हो और अमीरों के साथ साथ गरीबों का भी भला हो। कोई भी तबका ऐसा ना हो जो अछूता रह जाए। तो बचपन से ऐसे सोशलाइज्ड काम वो किया करते। इसी दौरान पढ़ने लिखने में भी बढ़िया थे। 12th के बाद उन्होंने फिर मेडिकल साइंस की तैयारी करनी शुरू की। उन्होंने फैसला किया कि मैं मेडिकल लूँगा और डॉक्टर बनूँगा। तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो देते हैं, किस्मत रंग लाती है, डॉक्टर की वो पढ़ाई करते हैं, MBBS करते हैं, तमाम और कोर्स करते हैं। इसके बाद वो एक डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद अब वो एक सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे मरीजों की सेवा करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। अब सरकारी थे तो ठीक ठाक सैलरी भी थी, तमाम पैसे भी बढ़िया मिल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि सरकारी अस्पताल में सेवा करने के दौरान कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जैसे वो कुछ करने जाते, किसी नर्स को, किसी को बोलते कि भाई इसका स्पेशल ध्यान रख लो, इसको ये सुविधा दे दो, तो जो कंपाउंडर होता, जो नर्स होती, वो फिर रूल बुक बताने लगती कि सर इतना ही करना है मुझे, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। डॉक्टर साहब कहते कि भाई कम से कम इंसानियत के नाते कर दो। लेकिन अब ना कंपाउंडर तैयार, ना नर्सेस तैयार, तो फिर क्या करें। कुछ टाइम तक ये सिलसिला जब चलने लगा तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इस हॉस्पिटल को मैं छोड़ूंगा और अपना एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा, और जो हॉस्पिटल होगा वो मेरे सपनों की दुनिया जैसा होगा, नहीं तमाम चीज़ें मेरे हिसाब से। अब उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। पैसा इकट्ठा करते करते सैलरी भी ठीक ठाक थी, कुछ लोन वोन भी उन्होंने लिया और अंत में अपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं। खोलने के बाद जब उसका शुभारंभ करते हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी अजीब की थी। जैसे उन्होंने जो फीस रखी थी वो भी चंद पैसे ही रखी थी, मतलब 10 रुपये 5 रुपये ऐसी। और साथ ही ओवर टाइम अपने हॉस्पिटल में किया करते हैं। कोई भी मरीज़ आए, अगर कोई फ़ोन कर दे तो डॉक्टर साहब भागे भागे पहुंच जाएं। अब शुरुआत में
जब मरीजों ने देखा ये चीज़ तो उन्हें लगा कि शायद कुछ और बात हो, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मरीजों ने देखा कि डॉक्टर साहब का जो व्यवहार है वो इसी हिसाब से है, तो फिर मरीज भी बड़े इम्प्रेस हुए। और ख़ासकर गरीब तबके के लोग जो अस्पताल में जाने से पहले चप्पल उतार देते हैं कि कहीं फर्श गंदी ना हो, कोई डांट ना ले, जब वहाँ पे इन्हें इतना अपनापन, इतना लगाव मिला, छोटी छोटी बीमारियों पे डॉक्टर उनका खास ख्याल रखने लगे। फिर धीरे धीरे डॉक्टर को भी इन लोगों ने अपना भगवान मान लिया। वैसे भी डॉक्टर को भगवान का रूप कहा ही जाता है। तो डॉक्टर जयदेव जो थे पूरे इलाके में धीरे धीरे बड़े मशहूर हो गए। तमाम लोग इनको जानने लगे, तमाम लोग पहचानने लगे। आलम यह हुआ कि अगर इनके यहाँ कोई डॉक्टर से दवा ले तो फिर अगर उसे कोई भी दिक्कत हो या फिर उसके किसी रिलेटिव में भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर जयदेव को पास ही वो लाता था कि डॉक्टर जयदेव ही देखें। और चूँकि जयदेव बड़ी इज्जत करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, वक्त के साथ साथ आलम यह हुआ कि अब जयदेव जी के यहाँ खाना भी नहीं बन रहा था। और उसके पीछे एक रीज़न था कि कोई ना कोई मरीज़ डॉक्टर साहब के लिए खाना बना के ही लाए, जो भी कोई ठीक हो या फिर जिसके घर का कोई ठीक हो, वो जिम्मेदारी उठा ले कि डॉक्टर साहब को आज मैं खाना अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा। डॉक्टर साहब मना भी नहीं कर पाते थे। अब मरीजों के घर से खाना आने लगा, अस्पताल में उनको खाना मिले। जिसके घर कोई साग सब्जी उत्पन्न हो तो साग सब्जी भी लेके आ जाए। यानी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानने लगे। एक तरह से खाना खिलाना मतलब ये ऐसे समझते थे कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक भी चल रही थी। लेकिन इसी दौरान इस देश में एक महामारी आती है। देश में क्या, पूरी दुनिया में ही आती है। कोरोना आता है, लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे लोग कोरोना की चपेट में आ गए। तमाम लोगों की जान गई। आलम ये था एक टाइम में कि लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। जिसके घर का कोई मर जाए वो कंधा न दे, मुखाग्नि न दे, जैसे तैसे करके लाशों को फिर दफनाया जाए या फिर जलाया जाए। उसकी भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, तरह तरह की चीज़ें बताई गई थी। तो जब कोरोना आया और डॉक्टर जयदेव को पता चला कि कोरोना और इससे पीड़ित लोगों की एक तरह से बाढ़ आ गई, तो डॉक्टर जयदेव अपने दो जूनियर्स डॉक्टर्स के साथ लोगों की सेवा करने लग जाते हैं। सेवा करते करते फिर ये हुआ कि तमाम लोगों का ख्याल रखना। कुछ टाइम बाद उन्होंने प्रिकॉशंस भी नहीं बरते। अगर कोई मरीज़ सीरियस हो जाए, हाथ में ग्लव्स नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं है, फिर भी भाग के जाएं उसको दवा देने, उसकी नब्ज़ टटोल लें। तो ऐसा करते कराते अंत में कोरोना ने डॉक्टर जयदेव को भी अपना शिकार बना लिया। डॉक्टर जयदेव को जब अपना शिकार बनाया तो कुछ टाइम तक वो सरवाइव करते हैं। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर जयदेव की जब डेथ हुई तो डेथ होने के बाद अब दो बातें थी। अस्पताल मरीजों को बताया भी नहीं कि डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, क्योंकि लोगों का बड़ा भरोसा था कि डॉक्टर ही बचा पाएंगे। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। जो इधर एडमिट थे उनको कुछ पता नहीं था। जो उनके जूनियर्स थे वो बेचारे गम के पहाड़ों के तले दब गए कि अब कैसे अस्पताल चलेगा, हम लोग को कौन गाइड करेगा। अंतिम संस्कार होने के बाद तमाम जूनियर डॉक्टर लौटते हैं हॉस्पिटल। जो मरीज़ थे उनका इलाज भी करना था, उनको दवा भी देनी थी। जो भर्ती थे उनसे पूछताछ भी करनी थी। सुबह से लेकर शाम तक तमाम जो लोग थे गम में डूबे रहे। रात के 9 बज गए। अब 9 बजे एक टाइम टेबल था इस हॉस्पिटल में कि जो डॉक्टर जयदेव थे वो 9 बजे के बाद आते थे और मरीजों का हालचाल लेते थे, राइट 9 से 9:30 के बीच। तो फिर इन जूनियर डॉक्टर ने भी कहा कि भाई एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब का जो रीति है उसको ज़िंदा रखते हैं, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग। उसके बाद जहाँ पे लोग भर्ती थे, मरीज वार्ड जिसे कहा जाता है, जैसे ही ये लोग यानी दोनों जूनियर डॉक्टर अंदर कदम रखते हैं, अंदर इन्होंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद बदहवास पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अंदर डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे थे। कुछ टाइम पहले इन्हीं डॉक्टरों की नज़र में उन डॉक्टर साहब डॉक्टर जयदेव की मौत हुई थी। अंतिम संस्कार में भी ये लोग गए थे, बाकायदा लाश को देखा था और आज वही डॉक्टर सामने खड़ा था। ये नज़ारा जब ये लोग देखते हैं, देखने के बाद सन्न एकदम, क्या कहें क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन हैरान करने वाली बात कि दोनों डॉक्टर देख रहे थे। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से लोग जब भागते हैं उसके बाद वापस लौट के जाते हैं। डॉक्टर साहब नहीं थे। इन्हें लगा कि शायद हमें भ्रम हुआ। इन्होंने जब मरीजों से पूछा तब पता चला कि डॉक्टर साहब सच में आए थे, क्योंकि मरीजों को नहीं पता था कि डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद ये खबर जब बाहर फैली, लगातार 2-3 दिनों तक इन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया,
डॉक्टर साहब राइट 9 बजे आ जाते थे। देखते ही देखते ये खबर जब तमाम लोगों तक फैली, तमाम लोगों ने भी देखा, उन्होंने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी। इसके बाद ये कहा गया कि डॉक्टर मरीजों की सेवा के प्रति इतने समर्पित हो चुके थे कि जब उन्हें पता चला कि आज भी मरीज भर्ती हैं, तो मरने के बाद भी जो डॉक्टर साहब थे अपने मरीजों का हाल लेने आए थे। इसी वजह से आज भी वहाँ के लोग डॉक्टर जयदेव को एक तरह से भगवान मानते हैं कि मरने के बाद भी डॉक्टर जयदेव अपने मरीजों को देखने आते हैं। तो दोनों कहानियाँ थी, पहली कहानी को ज़्यादा तवज्जो मिली, दूसरी वाले को कम मिला, तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। तो सच में अगर कोई व्यक्ति किसी से दिल से जुड़ा हो, किसी से सच्चे भाव से जुड़ा हो सकता है कि मरने के बाद भी वो उसके पास है। तो अगर कभी कभार इस चैनल पे कहानी में सुनाऊं और 2-3 दिन बाद आपको अलग चैनल से पता चले कि मेरी मौत हो गई, तो मान लीजिए कि मैं भी आपसे दिल से ही जुड़ा हूँ। खैर, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, 100-200 साल में जीऊँ, लेकिन अगर होता है तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और बड़ी हैरान करने वाली कहानी थी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।